महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिराने पर हंगामा। मुंबई में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, इसकी खबर मिल रही है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, ये भी खबर आ रही है। मुंबई में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से तय था। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिराने के बाद हंगामे की खबर, हंगामे की तस्वीर भी आ चुकी है। ये देखिए, प्रोटेस्ट करते यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, हाथों में झंडे लेकर मौजूद हैं, लेकिन यहां पर हंगामे की खबर आई है। कुछ प्रदर्शनकारियों के गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। तो शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद लगातार ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री के माफी के बाद भी आज की तस्वीरें यूथ कांग्रेस की ओर से हैं। शिवाजी की जय ये नारे लगाते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं यूथ कांग्रेस का है। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहां पर हंगामा भी हुआ और बहुत कुछ हुआ। क्या कुछ है देखिए जरा। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के जुहू इलाके में, और जुहू इलाके में मुंबई यूथ कांग्रेस की तरफ से आज छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के नीचे जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं है, जवाबदेही जो है वो तय होनी चाहिए। अखिलेश जी, आप जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो कल जो घटना हुई थी सिंधुदुर्ग में, उसको लेकर माफ़ी मांग ली है पालघर में, बावजूद इसके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे आराध्य दैवत आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कद है, उसके सामने नरेंद्र मोदी की माफ़ी तुच्छ है। जो आराध्य दैवत का अपमान किया है यहाँ की सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने, उसके लिए माफी जैसा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। जवाबदेही क्या है? इस प्रदेश के निकम्मे मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इस प्रदेश के निकम्मे गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ इस्तीफा अभी तक? मजाक बना के रखा है इस प्रदेश का इन लोगों ने। रेप कांड को ले लो, भ्रष्टाचार को ले लो, आराध्य दैवत तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वहां पर भी पैसे खा गए। जो आज हुआ है, जो उस दिन सिंधुदुर्ग में हुआ, वो क्या था? वो आराध्य दैवत की प्रतिमा नहीं, वो महाराष्ट्र का, देश का स्वाभिमान गिरा था। लेकिन राज्य सरकार के तमाम मंत्री, खुद मुख्यमंत्री तो इस बात को कह रहे हैं ना कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा दोषी इस प्रदेश का निकम्मा मुख्यमंत्री है, और उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है। उसको इस्तीफा देना होगा। 8 महीने में मूर्ति गिर गई। कौन है जिम्मेदार? ये मुख्यमंत्री, ये तिगड़ी जो लंगड़ी सरकार है, ये जिम्मेदार है। इनको इस्तीफा देना होगा। अगर ये इस्तीफा नहीं देंगे तो ये प्रदर्शन चालू रहेगा। शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद विवाद हुआ और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांग ली, लेकिन माफी पर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। विरोधी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, तो पीएम मोदी के समर्थन में उनके सहयोगी दल भी दंगल में उतर आए हैं। प्रधानमंत्री की माफी मांगना अपनी जगह है। अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी। हालांकि माफ़ी में भी उन्होंने राजनीति करने की कोशिश की है, और अनकंडीशनल माफ़ी नहीं है, अगर मगर की भाषा में माफ़ी मांगी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने शिवाजी महाराज के पुतले के निर्माण के काम में भ्रष्टाचार किया है, और हमारी मांग है कि इसमें जो दोषी व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। माफ़ी तो मांगी है मुख्यमंत्री ने भी, उन्होंने कहा कि नेवी की गलती थी। अगर नेवी की गलती मुख्यमंत्री मानते हैं और प्रधानमंत्री भी मानते हैं, तो नेवी के जो पॉलिटिकल टॉप ब्रास है, जो पॉलिटिकल इंचार्ज है, वो राजनाथ सिंह है, वो रक्षा मंत्री है, तो उन्हें जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए। शिवाजी महाराज मराठी अस्मिता के प्रतीक हैं। सभी दल उनको पूज्य के रूप में स्वीकारते हैं। उनकी मूर्ति का जिस तरह से गिरना हुआ, ढहना हुआ, खराब होना हुआ, वो सभी के लिए अफसोस की और लज्जा की बात रही। मैं प्रधानमंत्री की उदारता की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उन्होंने किस तरह से श्रद्धा भाव से माफ़ी मांगी है। विरोधी दलों को तिल का पहाड़ बनाने की आदत है। ये राजनीतिक माफ़ी है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, उनकी मुँह है। माफ़ी मांगो छूट जाइए, माफ़ी मांगो छूट जाइए, यही है ना उनका। माफ़ी मांगने से छत्रपति जी का जो अपमान हुआ है उनकी भरपाई नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर सियासत तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है। पीएम ही नहीं बल्कि सरकार को भी घटना पर खेद है। नकवी का कहना है
शिवाजी महाराज के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। शिवाजी पर सियासत राजनीतिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा क्या, सुनिए। साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले मूर्ति का अनावरण हुआ था प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में, लेकिन वो गिरी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर माफी मांग रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं मांग। केवल प्रधानमंत्री जी ने ही नहीं बल्कि वहां की सरकार के भी जो लोग हैं उन्होंने भी उस घटना के प्रति जो है वो खेद व्यक्त किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और शख्सियत का आज तक जिन्हें सम्मान करना नहीं आता या सम्मान नहीं किया है, वो आज जो है वो सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको लगता है कि इस तरह के सवाल से उनकी कोई सियासी फ़ायदा होने वाला है। वो मुझे नहीं लगता कि उससे उनको कोई लाभ होगा। लेकिन विपक्ष तो साफ तौर पे कह रहा है कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। डिप्टी सीएम और सीएम का इस्तीफा तक मांग रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा ना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और शख्सियत के प्रति कभी सम्मान नहीं दिखाया, उसके प्रति कभी जो है वो गंभीरता नहीं दिखाई। आज जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई पड़ रहा है। ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल चिंता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना देते हैं जिस पर उन्होंने जिसके बाद से अब राजनीतिक संग्राम मचा हुआ है। इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। बिहार से बड़ी खबर है। राजनीति में जाति का स्थान सबसे ऊपर है, इसीलिए जैसे ही किसी जाति विशेष का जिक्र होता है तो उस पर राजनीति गर्म हो जाती है। अभी विवाद नीतीश की पार्टी के भीतर छिड़ गया है। बड़ी खबर यह है कि जहानाबाद में भूमिहार जाति को लेकर के नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार का कहना है अशोक चौधरी का बयान नीतीश कुमार की नीति के खिलाफ है। पार्टी निर्माण में अशोक चौधरी की कोई भूमिका भी नहीं है। नीरज जी, सबके हैं नीतीश, तो फिर ये भूमिहार कहां से आ गए? माननीय नीतीश कुमार जी के संसदीय जीवन और राजनीतिक जीवन में जाति शब्द का एक भी प्रयोग अब तक नहीं किया गया है। और माननीय मंत्री कटिहार के चुनाव प्रभारी थे, जहां अति पिछड़ा समुदाय का हमारा उम्मीदवार बहुत कम वोट से हार गया, और जहानाबाद जैसे जगह, संवेदनशील जगह पर पार्टी के मंच का दुरुपयोग करते हुए, चूंकि हमारी पार्टी का संस्कार नहीं रहा है जाति का मंच का शब्द का इस्तेमाल करना और टिकट दिलाना, अनुशासन कायम रखना, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के अधिकार क्षेत्र में है। और उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में ऐसे बयान से बचना चाहिए और अपनी भूमिका को समझना चाहिए। ये जनता दल यू है, परिवार की पार्टी नहीं। कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत ये पार्टी खड़ी हुई है। तो अकारण विवाद पैदा करना यह अपने लिए तो आत्मघाती है ही, लेकिन पार्टी हमारी सबके लिए है और नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया है। पार्टी लाइन से हटकर ये बयान है, कार्रवाई भी हो सकती है। अब कार्रवाई का तो हमको अधिकार नहीं है, लेकिन पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करता और इस पार्टी को जिसने बनाया है, उसके मन में जरूर पीड़ा हुई कि ऐसे बयान चिंता की बात है। और ये पार्टी में ऐसे लोग आकर के नई कार्य संस्कृति को विकसित करना चाहते हैं जो कतई
मंजूर नहीं होगा। तो उधर अशोक चौधरी ने अपने बयान पर सफाई दी है। अशोक चौधरी ने कहा है कि उन्होंने किसी जाति विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। 2024 के चुनाव में जेडीयू के कुछ नेताओं ने ही पार्टी का साथ नहीं दिया है। तो ये है अशोक चौधरी का अपने ही बयान पर दोबारा सफाई देना। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के एक बयान को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। सर, जहानाबाद का जो आपका भाषण था उसको लेकर कहा जा रहा है कि एक विशेष जाति को आपने ठेस पहुंचाई। गलत बात है। विशेष जाति को ठेस हमने नहीं पहुंचाया। हम जनता दल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं, ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगाए। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। क्या तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं? उनका है कि घोसी चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहां लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहे कि भूमिहार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। तो मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो लोग उछल कूद रहे हैं बहुत। तो आखिर मंत्री जी को इतनी सफाई देनी ही क्यों पड़ रही है? आपको सुनवाते हैं जहानाबाद में अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर कहा क्या था, जिसे लेकर के आज इतना बखेड़ा है। पार्टी के बहुत से साथी जो पार्टी में थे और पार्टी में मजबूती के साथ थे, जिनको पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, लेकिन चुनाव के समय जात पात पर सब लोग दिल्ली बंबई कलकत्ता भाग गए। वैसे पार्टी नहीं चलेगा। पार्टी तभी चलेगा जब पार्टी का निर्णय हो गया, नेता का निर्णय हो गया, गलत चाहे सही, खेत को हम सब मिलकर जोतेंगे। और उसमें से कुछ लोग जात पात की राजनीति करके, नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं। हम वोट नहीं देंगे, कहा नहीं दीजिएगा भाई। तो अशोक चौधरी के इसी बयान पर जेडीयू के बड़े नेता श्रवण कुमार का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी रिएक्ट किया है। श्रवण कुमार ने कहा कि उनका बयान व्यक्तिगत है, पार्टी का नहीं। यानी अशोक के बयान को अब व्यक्तिगत बताया जा रहा है। अशोक चौधरी के बयान पर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। श्रवण कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप। अशोक चौधरी जो जदयू का कोर कमेटी के काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान का पीछे नहीं, हम आधिकारिक कोई बयान नहीं है। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय नहीं है।
तो अशोक चौधरी के बयान पर राजनीति घमासान है, तूफान है, और इसी पर बात करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता आर्यन आनंद जुड़ गए हैं और उनसे जरा जानते हैं, समझते हैं कि बयानों की तो बौछार आ रही है, रिएक्शन की बौछार आ रही है। अशोक चौधरी के बयान से पार्टी को नुकसान हुआ है क्या, ये पहला सवाल। और नीतीश की पार्टी कैसे इस डैमेज पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, कुछ एक्शन लिया जा रहा है? देखिए स्नेहलता, बिल्कुल अशोक चौधरी का जो बयान आया इसको लेकर अब उनके ही पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। उनके बयान को व्यक्तिगत बयान बताया जा रहा है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक बिहार विधान परिषद की सीट पर तिरहुत जो प्रखंड है वहाँ से चुनाव होने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जेडीयू समझ रही है कि चुनाव में इसका बड़ा नुकसान होगा। जिन भी सीटों पर चुनाव होने हैं वहाँ भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है, भूमिहार की बड़ी संख्या में वोट है। ऐसे में ये तमाम नेता समझते हैं कि जिस समय में अशोक चौधरी का ये बयान आया है, ऐसे में अगर एक विशेष जाति भूमिहार अगर जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए से साइड होती है तो इसका खामियाजा जो है वो पार्टी को भुगतना पड़ेगा, उम्मीदवारों को भुगतना पड़ेगा। और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जिस तरीके की फाइट 2020 में तेजस्वी यादव ने एक A to Z समीकरण की बात करके दी, तो जेडीयू समझती है कि जिस वक्त में ये बयान अशोक चौधरी ने दिया है उससे बड़ा नुकसान पार्टी को होगा, बड़ा नुकसान उन उम्मीदवारों को होगा जो उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आर्यन, जाति पाति इतना नाजुक मसला है जिस पर संभल कर चलते हैं। अब पार्टी में अब इस बयान के बाद घमासान ही घमासान है, भीतर से बाहर तक। देखते हैं क्या चीजें निकल के सामने आती हैं। आर्यन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जेडीयू के भीतर भूमिहार पॉलिटिक्स किस कदर गर्म हो गई है। अंदाजा लगाइए कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद में स्थानीय जेडीयू नेता जगदीश शर्मा का बिना नाम लिए निशाना तो साध दिया। अब आरजेडी इसे लेकर के अशोक चौधरी पर पलटवार कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं कोलकाता कांड की, जहां सिंगर श्रेया घोषाल का बड़ा ऐलान। सितंबर में कोलकाता में प्रदर्शन नहीं करेंगी, उनकी परफॉर्मेंस थी। कोलकाता कॉन्सर्ट को रीशेड्यूल करने का उन्होंने फैसला लिया है। श्रेया घोषाल जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं और उनका कॉन्सर्ट कोलकाता में था जिसे उन्होंने रीशेड्यूल करने का फैसला लिया। ये बड़ी खबर है। सितंबर में कोलकाता में उनका कॉन्सर्ट था लेकिन अब इसे रीशेड्यूल करने की खबर आ रही है। कोलकाता कांड इसकी वजह बताई जा रही है। सिंगर श्रेया घोषाल की ओर से कहा जा रहा है कि इस कॉन्सर्ट को रीशेड्यूल किया जा रहा है। सितंबर के महीने में शेड्यूल था उनका ये कॉन्सर्ट। दूर दूर से लोग सुनने को आते हैं। श्रेया घोषाल को प्लेबैक सिंगर है, बॉलीवुड में कई बेहतरीन और हिट गाने गा चुकी हैं। ऐसे में उनके कॉन्सर्ट की टिकट, उनके कॉन्सर्ट की स्पॉन्सर और तमाम चीजें पहले से अलाइन थी। लेकिन इसी बीच श्रेया घोषाल ने ऐलान किया कि वो कॉन्सर्ट को रीशेड्यूल करेंगे, सितंबर में वो नहीं जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की कार ने स्कूटी को टक्कर मारी है। कार ड्राइवर पर नशे में धुत होकर ड्राइव करने का आरोप है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 किलोमीटर तक कार सवार का पीछा किया क्योंकि टक्कर मारने के बाद ये कार सवार भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए मशक्कत के बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया। इस पर आरोप है कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाले कंडीशन में था। ऐसे में स्कूटी को पहले इसने टक्कर मारी और भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने इसका 2 किलोमीटर तक पीछा किया। पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, शख्स को पकड़ा गया है। अब इसके ऊपर आरोप है कि ये ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, शराब के नशे में ड्राइव कर रहा था। और देखिए किस तरीके से पुलिस ने इसे धर दबोचा। ये आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हालांकि कामयाबी पुलिस को मिली है, शख्स को फाइनली पकड़ ही लिया गया। पुलिस की निगाहों से पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश इसने की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी में जंगली जानवरों के आतंक से लोग दहशत में जी रहे हैं। बहराइच में भेड़िए के बाद लखीमपुर खीरी से खबर है, बाघ का खौफ यहां पर देखने को मिल रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वन विभाग का दावा यह है कि जल्द ही आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। तो वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत बनी हुई है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी और बहराइच की। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद यहां ड्रोन के जरिए बाघ की तलाश की जा रही है। तो वहीं 4 पिंजरे भी यहां पर लगाए गए हैं। देखिए 2 तस्वीर, बहराइच में भेड़िए का खौफ और लखीमपुर खीरी में बाघ का डर किस तरीके से बना हुआ है।
देखिए, यूपी के बहराइच में कहानी अब यही बन चुकी है, मैन वर्सेस भेड़िया। मौका पाकर आदमखोर भेड़िया रात के अंधेरे में मासूम बच्चों पर अटैक कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों को बचाने के लिए इंसान हाथ में लाठी लेकर वहां पर घुप अंधेरे के बीच खेतों में भेड़िए को खदेड़ रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी भी कीमत पर भेड़िए का आतंक खत्म किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भेड़िए के आतंक से जूझने वाले लोग या तो किसान हैं या फिर वहां के मजदूर, जो दिन भर चिलचिलाती धूप में मेहनत करते हैं और रात में अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां पर पहरा देते हैं। और इसमें भी मुसीबत ये है कि रात में बिजली तक वहां पर नहीं आती। गांव वाले टॉर्च के सहारे सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं अचानक जब भेड़िया दिखाई दिया तो वहां पर क्या हुआ था। तारीख 29 अगस्त, जगह उत्तर प्रदेश का बहराइच, वक्त रात करीब 10 बजे। चलो। दीवानपुरा गांव में अभी लोगों ने भेड़िए को देखा है और उसके पीछे दौड़ करके जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखें, तरफ से आवाज आ रही है। एबीपी न्यूज बहराइच के उसी दीवानपुरवा गांव में मौजूद था जहां सोमवार रात को एक भेड़िया 5 साल के अयांश को दबोच ले गया था और अगली सुबह उसका लहूलुहान शव मिला था। जहां से भी आवाज आ रही, जहां से भी शोर है, उस तरफ लाठी डंडे लेकर के ये ग्रामीण भाग रहे हैं। दहशत का आलम है। बहराइच के इस गांव में एक बच्चे की मौत के बाद गांव वाले पहरा दे रहे थे। वो खेत की तरफ जा रहे थे कि अचानक आवाज आती है कि भेड़िया घूम रहा है और फिर क्या होता है वो देखिए। हर छोटी बड़ी आवाज पर कुछ तरह दौड़ पड़ते हैं क्योंकि उनको ये आशंका है कि इस खेत में वो भेड़िया छुपा हो सकता है जो लगातार छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर रहा है। इस खेत के भीतर ये गन्ने का खेत है, धान का खेत है। यहाँ जहाँ से भी शोर आता है ये ग्रामीण उस ओर लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ से जो शोर आया था उसके बाद भेड़िए को खदेड़ने के लिए सारे के सारे जो ग्रामीण हैं वो खेतों में जा घुसे हैं। और कोशिश ये है कि वन विभाग या अन्य तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण खुद चाहते हैं कि वो खुद भेड़िए से दो हाथ करें और उसके आतंक का खात्मा करें। गांव वाले हाथ में टॉर्च लिए अंधेरे के बीच खेतों में जा रहे थे और आपकी स्क्रीन पर जो लाइट दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस वक्त भेड़िया दिखा और गांव वाले खेत की तरफ भागे उस वक्त एबीपी न्यूज के कैमरे की लाइट वहां जल रही थी। देखिए ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं कि ग्रामीणों की मनोदशा क्या है, वो कितने खौफ में जी रहे हैं, वो कितने भय में हैं और हर जगह जहां से भी आवाज आती है उधर बढ़ते हैं और आगे भेड़िए को हाँक करके दौड़ाने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे गन्ने के खेत में घुसे गांव वाले भेड़िए की तलाश में चप्पे चप्पे को छान रहे हैं। अभी यहाँ से जो शोर आया था उसके बाद उस तरफ दिखाइए प्रेम जी, उस तरफ दौड़ रहे हैं किसान। और ये पहली बार नहीं है, गांव के लोगों ने बुधवार रात को भी 2 बार भेड़िया देखा था और वो इसी खेतों में उसके पीछे भागे थे। लेकिन बचे हुए 2 भेड़िए इतने चालाक हैं कि पल भर में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं। वन विभाग के मुताबिक बहराइच के गांव में 6 भेड़ियों वाला झुंड ही बार बार हमला कर रहा था, जिसमें से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, जबकि 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग से लेकर पुलिस महकमा और गांव वाले तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भेड़िया देखा गया और ग्रामीण उस ओर भागे थे। किसने देखा सबसे पहले भेड़िया यहाँ? चाचा ने देखा। आपने देखा था? जी जी। किस तरफ से था?
उत्तर साइड दक्षिण साइड से उत्तर साइड से दक्षिण साइड को भगा है। एक था या झुंड था पूरा? जी एक था जी। तो भेड़िया और सियार में फर्क समझते हैं ना? जी जी भेड़िया ही था। जी भेड़िया ही था। अच्छा, तो फिर आपने दौड़ाया, कहीं दिखा नजर आया खेत में? जी जी खेतों में आया, मकई के खेत में घुस गया। बदियड़ के लाए हैं और मक्के खेत में इसमें घुसा हुआ है। मक्का में तभी तो हम लोग घेरे हैं। कोई साहब बहुत फास्ट भागता है ना, बहुत तेज दौड़ता है। हम लोग 3 रात से बराबर यही तो कर चारों ओर से घेरने की कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन अभी सफलता मिली। वहाँ कल कोने में बिल्कुल पकड़ लिए थे, पैर के बगल से निकला, लगा कि पैरों लेके चला गया। शोर आ रहा, देखिए इधर से शोर आ रहा। कोई ये 3-4 करके आते हैं सर, एक इधर गांव के होता है, एक उधर होता है। बहुत दिक्कत किया हुआ है, हम लोग पूरी रात परेशान रहते हैं। गांव में मैं देख रहा हूँ कि बार बार मुझे और भी लोगों ने बताया है दीवानपुरा के कि बार बार रोज भेड़िया देखा जा रहा है। जिस दिन से लड़के को उठाया है उस दिन से डेली पूरी रात परेशान होते हैं हम लोग साहब। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी को आपने देखा। कुछ देर बाद एबीपी न्यूज के एंकर श्रीवर्धन त्रिवेदी भी मौके पर पहुंचे थे। वो गांव वालों से बात कर रहे थे और फिर बिल्कुल वही तस्वीर नजर आई। फिर यहाँ भेड़िया आया, लोग मार रहे हैं, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कहाँ है? यहाँ पर कहाँ? यहीं से आवाज आई? कहाँ से? यहाँ कहीं से आवाज आई भेड़िए की। सारे गांव वाले एक साथ दौड़ करके, कुछ लोगों ने वहां से आवाज लगाई और वो भेड़िया भागता हुआ यहाँ कहीं आया है। आइए कोशिश करते हैं, अगर भेड़िया दिख जाए तो। ये गांव वाले अपने सुरक्षा के लिए देखिए कहाँ तक जा रहे हैं। मैंने भी हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए लाठी ले रखी है कि पता नहीं भेड़िया कहाँ आ जाए। भेड़िए की तलाश में गांव वालों के साथ श्रीवर्धन त्रिवेदी भी खेतों के बीच जाते हैं। हाथ में एक लाठी लेकर पूरी भीड़ आदमखोर भेड़िए को तलाश करती है। टॉर्च की रोशनी के जरिए खूनी भेड़िए का सुराग तलाशा जाता है। आइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार और अंदर तक जाकर के देखने। हालांकि डर थोड़ा बहुत तो हम सभी को लग रहा है, क्योंकि इन घने जंगलों में, घनी झाड़ियों में कहीं भी भेड़िया हो सकता है। और इसके बाद बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आती हैं। जो गांव वाले भेड़िए के पीछे खेत में भाग रहे थे, उनमें से एक के पैर पर पंजा मारकर भेड़िया फिर से भाग जाता है। क्या दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया? पंजा मार दिया। ये देखिए, ये अभी हम जिस भेड़िए के पीछे भाग रहे थे, ये देखिए, ये भेड़िए ने इनके पैरों पर पंजा मारा। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब, तगड़ा है। हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। अच्छा, ठीक है। हाँ, बहुत भारी है। हाँ। मैं वहाँ से निकला जैसे, हाँ, मेरे आगे चल रहे थे आप, मैं देखा सबसे आगे यहाँ था। हाँ, बस मेरे को पंजा नाखून मार दिया, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। तो बाकी इसी जंजरी के खेत में इसी में खो गया। वन विभाग और पुलिस की टीमें मिलकर 6 में से 2 भेड़ियों को तलाश रही हैं। और ये 2 भेड़ियों की सबसे ताजा तस्वीर है जो अब तक नजर नहीं आई थी। इनमें से एक भेड़िया आगे जा रहा है, जबकि दूसरा पीछे है। आगे वाला भेड़िया बड़ा है और पीछे वाला छोटा। वन विभाग के मुताबिक झुंड का सरदार अब तक पकड़ा नहीं गया है और गांव वाले भेड़िए का जो साइज बता रहे हैं, उसके मुताबिक तस्वीर में दिख रहा आगे वाला भेड़िया ही सबसे खतरनाक है। वो भूरा है, इतना ऊंचा है, लंबा है, 2-3 हाथ का। कैसा है? मरियल सा है? अरे बहुत तगड़ा है साहब। तगड़ा है? हाँ, आगे का बार बिल्कुल एकदम इतना है गर्दना उसका। तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ। कैसा था? उसका कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज्यादा। लगभग करियाओं पर ऊंचा है, काफी ऊंचा है, काफी बड़ा। और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। गांव वालों ने भेड़िए की कदकाठी पर जो बयान दिया वो बेहद अहम है। अहम क्यों है, इसके लिए अगली तस्वीर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो भेड़िया है जिसे गुरुवार सुबह वन विभाग की टीम ने पकड़ा था। इस भेड़िए की कदकाठी उस भेड़िए से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये भेड़िया झुंड का बच्चा है। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक ही परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और भेड़ियों के बदला लेने वाली इसी थ्योरी पर वन विभाग के अधिकारी ने मुहर लगाई है।
ये भी होता है क्या भेड़ियों में कि वो बदला भी लेते हैं? अगर आपने उनके बच्चों को ही मार दिया या उनका घर नष्ट कर दिया या उनके साथियों को पकड़ लिया तो फिर आकर के वो अटैक करते हैं, ऐसी बात भी कही जा रही, मेरी वन के अधिकारियों से ही बात हुई। देखिए, हम भी ये मानते हैं, क्योंकि जब भी हमने पकड़ा इसके पहले, अभी तो जो मैंने कल पकड़ा, कल के बाद कोई घटना नहीं हुई, इसके कारण भी मैं बताता हूँ। पहले जितने भी मैंने पकड़े, पकड़ने के बाद घायल होने की घटनाएं बढ़ गई अचानक, तो इससे तो हम मान सकते हैं कि बदला लेने की भावना इनके अंदर रहती है। हम कह सकते हैं कि अब कम रह गए हैं, अब बदला लेने की क्षमता उनके अंदर नहीं रह गई। भाई, बदला लेने के लिए भी उनके पास यूनिटी, संख्या होनी चाहिए। अब बदला लेने लायक नहीं रह गए, वो कहीं छुप के बैठे हैं। सवाल ये है कि क्या भेड़िया बदला लेने के लिए आदमखोर बन गया है? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़ियों का झुंड बहराइच के गांव में घूम रहा है? आखिर वन विभाग ने भेड़िए की बदले वाली ये कहानी क्यों सुनाई? 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, तो क्या 2 भेड़िए और घातक हमला करने वाले हैं? कितनी बार यहाँ इस गांव में कितनी बार आ चुका है? कल आया है कम से कम 3 बार। हम लोगों ने स्वयं देखा कि हाँ जा रहा है नहर पे, हमारे घर पे आया था सर, हमने उसकी तस्वीर भी ली है। फिर आपने उसके पंजों के लिए फुटप्रिंट की? भेड़िया यहाँ कल भी आया है? जी जी, आज भी आया है? कल भी रात 9:30 बजे आया था सर। ऐसा क्यों है कि भेड़िए 1-2 गाँव में ही बार बार चक्कर लगा रहे हैं? क्या बदला लेने की भावना से ही भेड़िया बार बार गाँव के चक्कर काट रहा है? बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने इसी महीने की 3 अगस्त को एक मादा भेड़िए को पकड़ा था, लेकिन वन प्रभाग तक लाते लाते उसकी मौत हो गई थी और इसी के बाद से भेड़ियों के हमले तेज हो गए हैं। 18 अगस्त को एक और मादा भेड़िया पकड़ में आई। भेड़िए कब्जे में आते रहे, लेकिन उनके झुंड का हमला नहीं रुका। वो एक ही झुंड में, एक ही साथ में, एक पैक में घूमते रहते थे, जिसमें से 3 जो है वो पकड़ लिए गए थे, जो और एक इनफैक्ट 4 टोटल हो गए हुए हैं। तो उसमें पहले भी जो वीडियोस हैं, जो सरफेस भी हुई है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस और न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आई है, उसमें वो लगातार जाते हुए दिखे हैं और धीरे धीरे करके जो कुनबा है ये छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब हर बीतता दिन बहराइच के लिए बेहद भारी साबित होने लगा है। पूरी मशीनरी लगी हुई है। रात में पुलिस की टीम गश्त कर रही है। बहराइच के गांव से आई ये ताजा तस्वीर देखिए। भेड़िए जब मकई और गन्ने के खेतों के बीच चले जाते हैं तो जल्द पकड़ में नहीं आते, और बहराइच के जिस इलाके में भेड़िए घूम रहे हैं वो इलाका करीब करीब ऐसा ही है। थर्मल ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। 20 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा लोग भेड़िए के लिए जाल और ऐसे पिंजरे लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि गांव वालों को तो बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रशासन ने जो ड्रोन कैमरे लगाए हैं उनमें गुरुवार के बाद से एक बार भी भेड़िया कैद नहीं हुआ। अभी तक हमें जैकल्स खूब दिखे हैं, लेकिन वुल्फ्स इसमें कोई भी नहीं अभी तक आया है और लगातार हमारा प्रयास जारी है। तो हमने प्रिवेंशन के लिए भी कल खूब इधर पे गाड़ियाँ चली है, पटाखे, क्रैकर्स खूब बर्स्ट हुए हैं, जिससे हो सकता है उसके फॉलोआउट की वजह से अभी इस लोकेशन में नहीं दिख रहा है, बट अभी जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है अभी, और उसको लगातार चेक किया जा रहा है। ड्रोन्स आर कंसिस्टेंटली इन द एयर।